हम्म तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये चैप्टर है ना, मोस्टली पूरा रटने वाला चैप्टर है। इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो शुरू करते हैं इसको। अब जैसे देखिए, हमने पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ देखी थी, ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 18। ये हमारे होते थे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जो थे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब देखो 1 2 13 to 18, तब बीच के 3 से 12 वाले कहाँ गए? तो 3 से 12 वाले को हमने नाम दे दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, अब देखो ग्रुप 3 से 12 के बीच में आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनका नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो, आप एक चीज़ देखो, हमने ये याद करी थी पीरियोडिक टेबल में कॉन्फ़िगरेशन देखते टाइम कि ये कैसे बनानी होती है। तब देखो ये वैसा ही है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, पहली बार डी किस में आ रहा है? तो पहली बार डी आ रहा है 3D। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को नाम दिया गया है 3D। और 3D में सबसे पहला एलिमेंट कौन है? स्कैंडियम। और सबसे आखिरी कौन है? जिंक। ठीक, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कौन सी है? 3D, क्योंकि डी सबसे पहले 3 में आया है। 3D, तो इसका पहला एलिमेंट है स्कैंडियम और आखिरी है जिंक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21 और जिंक का है 30। चलो अब आगे आते हैं। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ कौन सी होगी? वो होगी 4D। 4D होगी। ठीक, तो यहाँ पे लिखो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 4D। इसका पहला एलिमेंट है यटरबियम ऐसा कुछ नाम है इसका। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 39। और ये एंड कहाँ पर होती है? कैडमियम पे। तो इसका एटॉमिक नंबर है 48। मतलब वो ना आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ कहाँ पर जाके एंड होगी, कौन सा एलिमेंट पे एंड होगी, उसका एटॉमिक नंबर, उसका कॉन्फ़िगरेशन, ये सब पूछ सकते हैं ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, यानी कि 5D वाले पे, इस वाले पर। तब देखो ये स्टार्ट होती है लैंटेनियम से। ठीक, जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये आप याद कर लेना। लेकिन अभी हमें एक बात और पता है कि इसके अंदर, कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर 58 से 71 एलिमेंट्स को हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था ना कि 58 से 71 वाले। अब देखो 57 इसका है और इसके बीच में लेंथेनॉइड आ गए, तो गड़बड़ हो गई ना। तो गड़बड़ हो गई कि भाई जो इसकी सीरीज़ चल रही थी डी ब्लॉक की, उसके बीच में लेंथेनॉइड सीरीज़ आ गई। हाँ, तो ये ऐसा ही है कि यहाँ पर ना देखो, तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ यानी 5D है। तो 5D के अंदर ना हमारे F ब्लॉक्स के एलिमेंट भी आ जाते हैं बीच में। और उन्हें बोलते हैं 5D वालों को लेंथेनॉइड्स। जो 5D के अंदर जो F ब्लॉक के एलिमेंट की सीरीज़ आई है उसे बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़, जिनका एटॉमिक नंबर रहता है 58 से 71। 14 एलिमेंट्स रहते हैं ये। फिर आता है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ यानी 60। और 60 के अंदर आती है हमारी 89 से लेके 89 से स्टार्ट होती है 60। 89 से स्टार्ट होती है। लेकिन अब याद करो 90 से 103 में कौन सी सीरीज आ जाती है? एक्टिनॉइड्स। तो अब देखो यहाँ पे ये भी फंस गए। तो देखो 5D और 60 के अंदर दो सीरीज आ जाती है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जो कि F ब्लॉक की है। तो बस ये याद होना चाहिए कि कौन सी वाली में 5D के अंदर आ रही है हमारी लेंथेनॉइड सीरीज़ और 60 के अंदर आ रही है हमारी एक्टिनॉइड सीरीज़।
और इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, 58 से 71 और 90 से 103। अब देखो मैंने बोला ना ये चैप्टर मोस्टली ऐसे ही चलेगा कि रीज़न बेस्ड। तो अब देखो एक ना एक फैक्ट है कि जिंक और हॉफमैन, देखो मैं बताता हूँ, ये पीरियोडिक टेबल में ऐसे लगे हैं, जिंक ऊपर है, हॉफमैन नीचे है, तो कायदे में इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए था। लेकिन देखो यहाँ पे इन दोनों का जो साइज़ है सेम है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों का साइज़ सेम है ड्यू टू लेंथेनॉइड, मतलब ये इसका रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बस यही है इस चैप्टर में ना, यही है रीज़न आपको याद होने चाहिए। पूरा रटने वाला चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक की बात कर रहे थे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिफाइन कैसे करेंगे? देखो उनके पास ना पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, या तो उनके एटॉमिक फॉर्म में या ऑक्सीडाइज स्टेट में। पार्टली फिल्ड का मतलब क्या होता है? देखो हमने पढ़ा था कि डी के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पार्टली का मतलब क्या होगा? डी 1 से 9, 10 का मतलब तो कंप्लीट हो गया ना, इसका मतलब तो कंप्लीट हो गया। तो पार्टली का मतलब तो यही होगा डी 1 to 9। या तो वो अपने एटॉमिक फॉर्म में पार्टली फिल हो, या फिर वो अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में पार्टली फिल हो। ठीक है। अब जैसे देखो जो कॉपर है, कॉपर देखो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 4s1 3d10। तो ये एटॉमिक फॉर्म में तो डी ब्लॉक में नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट फिल हो गया। लेकिन जब वो अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट में होता है Cu2+ में, तब वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तब वो क्या पहुँच जाएगा? 3d9। और 3d9 किस में आ गया? पार्टली फील्ड में। तो इसका मतलब ये वाला ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब वहीं जिंक को देखो, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s3d10, मतलब एटॉमिक फॉर्म में तो ये नहीं कर रहा। और जब ये जिंक 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो ये 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तब भी 3d10 तो ऐसे ही रह गया। और 3d10 ऐसे तो मतलब ये कंप्लीट ही रह गया, तो ये यहाँ पर भी फेल हो गया। तो जिंक जो है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ऐसे जिंक के साथ साथ और भी बदतमीज़ एलिमेंट्स हैं। तो अब ये देखो, ये भी एक अगला फैक्ट है जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, तभी हमने दो चीज़ें देख ली, एक तो जिंक और हॉफमैन वाली चीज़ देख ली जहाँ पे हमें रीज़न के बारे में कुछ पता चला, एक हमने ये चीज़ देख ली। चलो अब आगे चलते हैं। तो देखते हैं कि एटॉमिक साइज़ की बात करें तो एटॉमिक साइज़ जब हम ऐसे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऐसे पीरियड के अक्रॉस, तो साइज़ घटता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो इसमें भी देखो पहले कुछ एलिमेंट पे, पहले 2-3 देखो 8 एलिमेंट होते हैं, 8 से 10। तो पहले 2-3 एलिमेंट पे तो साइज़ डिक्रीज़ होगा ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने से। फिर 2-3 एलिमेंट के लिए साइज़ चलेगा कांस्टेंट ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और उसके बाद होगा साइज़ अचानक से बढ़ने लगेगा ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। देखो इसके ऊपर ना आपके लिए वैसा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि इन्हें अरेंज करो, ये करो, वो करो। इसमें ना रीज़न बेस्ड ही आएगा कि डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, तो उसका आंसर है न्यूक्लियर चार्ज। कांस्टेंट क्यों हो रहा है, उसका आंसर है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इंक्रीज़ क्यों हुआ, तो उसका रीज़न ये है। मतलब वो क्वेश्चन और रीज़न के फॉर्म में आपसे सवाल जवाब करेगा। बात आती है ग्रुप वाले की। तो ग्रुप वाले में देखो क्या है, ग्रुप वाले में देखो ये है कि उन्होंने कहा कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ का साइज़ सबसे बड़ा होगा, फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का, फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ को हमने क्या बोला था? याद करो 4D बोला था ना हमने। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ को हमने क्या बोला था? 5D। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कौन सी थी हमारी? 3D। ठीक, तो कायदे में तो 5D का साइज़ सबसे बड़ा होना चाहिए था, लेकिन साइज़ बड़ा होता है 4D का।
4D से ज़्यादा, 4D सबसे ज़्यादा, फिर 5D, फिर 3D। तो अब देखो, ये मैंने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ना नाम लिखे हुए हैं। कोशिश करना कि मोस्टली याद कर लो, लेकिन देखो ये हो नहीं पाते। अब मोस्टली सवाल ना वहीं पे पूछ लेता है, और एक दो सवाल और है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो अभी हमें पता है कि ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। तो मान लो इनसे लेते हैं V, NB और T है। कायदे में तो T का साइज़ सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि नीचे आने से साइज़ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे साइज़ सबसे ज़्यादा किसका होगा? 4D वाले का। 4D में कौन आ रहा है? NB। तो NB का साइज़ सबसे बड़ा। उसके बाद 5D का आएगा। 5D में कौन सा आ रहा है? T है। और उसके बाद V का। तो ऐसे बस ये साइज़ का थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो ये जो है ना, ये पूरे ट्रांजिशन सीरीज़ में ये वाला ऑर्डर काम करेगा। लेकिन बस ये वाला यहाँ पर बस एक एक्सेप्शन लगता है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या? जैसे हमने पीरियड टेबल में पढ़ा था ना कि नीचे आने पे साइज़ बढ़ता है, नीचे आने पे साइज़ बढ़ता है। तो यहाँ पे बस वही है, स्कैंडियम, यटरबियम, टेनियम। अभी तक हमने क्या देखा था कि 4D का साइज़ सबसे बड़ा होता था, हमारे हिसाब से यटरबियम का साइज़ बड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, बस इन तीनों में एलिमेंट में एक्सेप्शन नहीं होता। तो देखो यहाँ पे जैसा होता है ना, जैसे नॉर्मल चलता है, ये बिल्कुल वैसे कि लेंटेनियम का साइज़ सबसे बड़ा होना चाहिए, तो वो हुआ यटरबियम का सबसे छोटा और स्कैंडियम का सबसे छोटा। तो देखो अगर मैं बताऊँ ना, तो कायदे में एक्सेप्शन तो इन सब में है, लेकिन फेमस क्वेश्चन ये वाला है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन नहीं है। समझे? तो क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चे क्या गलती करेंगे, वो लोग तो ये रट के आ जाते हैं कि 4D वाले का सबसे बड़ा है, तो वो यटरबियम को सबसे बड़ा कर लेते हैं। लेकिन नहीं, ये वाले में एक्सेप्शन नहीं है, बाकी सब में है। तो अब चलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। देखो ये जो होते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट, बहुत हार्ड होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। ठीक, ये सब चीज़ों में हाई हार्ड रहते हैं, लो तो कहीं होते ही नहीं है। और इन सब का रीज़न सिर्फ एक है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इस चैप्टर में 2-3 रीज़न ही है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही चलेगा। अब देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर इसका अच्छा है। अब आगे चलते हैं। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो जब हम सीरीज मतलब अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है ना, हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था बढ़ती है। तो यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इन ग्रुप में देखो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की सबसे ज़्यादा होगी, फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की होगी, फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की होगी। इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपसे बस या तो ये ऐसे ऑर्डर पूछ लेगा, ठीक है, या फिर ये रीज़न पूछ लेगा। रीज़न क्या है इसका? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बोला था ना कि 2-3 रीज़न ही है, वही घूमते फिरते रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये रीज़न आपको पता होना चाहिए। चलो अब बताओ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का मतलब क्या होता है? 5D। चलो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कौन सी होती है? 3D। और सेकंड कौन सी होती है? 4D। तो वो आपसे ऑर्डर ऐसे करके भी तो पूछ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये जो है ना बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कॉपर है तो कॉपर +1 भी रहता है, +2 भी रहता है। मैंगनीज है, मैंगनीज +2, +4, +7, +6 इतनी सारी शो करता है। तो इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था फिर से वही रीज़न आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना एक रीज़न और है, एबिलिटी टू इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ना 2 रीज़न है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एबिलिटी टू इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस ऑर्बिटल।
तो ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि वो होता है ना ऑप्शन बोथ ए एंड बी वाला, उसमें है। अब देखो हमने जब ग्रुप मतलब 1 2 13 to 18 देखा था, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे ना किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्यू ट्रांजिशन एलिमेंट 0 भी शो कर देते हैं। तो उसका एक एग्जांपल है, या बस रट लो, इसका ज़्यादा कुछ रेलेवेंस नहीं है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब देखो ये ना ऐसी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। E0 सेल की वैल्यू 3 एंथैल्पीज पे डिपेंड करती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पी। तो देखो, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो E0 सेल की वैल्यू ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो E0 सेल की वैल्यू ज़्यादा होगी। और वहीं आयनाइजेशन और सब्लिमेशन अगर जितनी कम होगी तब E0 सेल की वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब अगर E0 सेल की वैल्यू को ज़्यादा करना है तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, सब्लिमेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब सवाल आता है, वाई Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+ इन एक्वस सोल्यूशन। चलो पहले मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। पहले मैं आपको एक्वस की बात तो पहले नहीं करेंगे, पहले मैं आपको एटॉमिक फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में बताता हूँ। नॉर्मल, तो नॉर्मल में वहाँ पे हम पहले Cu+ देखेंगे, फिर Cu2+ देखेंगे। तो Cu+ का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, नॉर्मल कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, हमने याद किया था ना, 4s1 3d9 3d10 होता है। ये एक्सेप्शन वाला होता था। तो अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर निकल जाएगा तब Cu+ बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3d10। और वहीं अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो एक निकल जाएगा S से, एक निकल जाएगा D से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3d9। और हम जानते हैं कि अगर 3d10 होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो नॉर्मल स्टेट में Cu+ इज वेरी स्टेबल देन Cu2+। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। वहीं अगर मैं एक्वस की बात करूँ तो यहाँ पर Cu2+ ज़्यादा स्टेबल है Cu+ से। रीज़न, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+। ठीक है, तो देखो नॉर्मल में कौन ज़्यादा स्टेबल है, Cu+ और एक्वस में Cu2+। अब आती है एक और चीज़ कि देखो, इसका मुझे खास नहीं पता, बस इसका रीज़न याद कर लो। ठीक, वाई Mn3+ Mn2+ इज़ मोर पॉजिटिव देन Fe3 से Fe2। तो इसका Mn वाले का लिख लो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और Fe वाले का लिख लो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये रीज़न है बस इनके। ठीक, अगर मान लो कभी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि ये एलिमेंट कलर शो कर रहा है, ये एलिमेंट कलर शो कर रहा है डी ब्लॉक का, तो उसके 2 ऑप्शन ही आएंगे, D129 या DT ट्रांजिशन। D129 या DT ट्रांजिशन। तो मतलब अगर आपको कभी मान लो चीज़ें नहीं आती और तुक्का लगाना है, तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, और एज इट इज़ लिखे मिलेंगे D129 या DT ट्रांजिशन। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में कलर शो करने के सिर्फ ये 2 रीज़न है। और इन 2 में से एक लिखा मिल जाएगा, और अगर दोनों लिखे मिल गए तो बोथ आंसर आ जाएगा। ठीक, ज़्यादा कुछ सोचना विचारना नहीं है, अच्छे से करना है पेपर में। अब अगला रीज़न आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। देखो ये जो है ना, ये अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, ये अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट मतलब जो रेट को बढ़ा देते हैं रिएक्शन के। और इनका रीज़न क्या है, इनका रीज़न भी वही इनका रीज़न है क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो ये अच्छे कैटलिस्ट हैं, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, तो ये अच्छे कैटलिस्ट हैं। अब आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे। ये सारे रीज़न जो मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे गोले क्लाउड में, ये सब रीज़न याद करने हैं आपको। ओके, फिर आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखो, ये जनरली पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होता है।
पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। और इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है √n n+2। अब n क्या है? n है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ये एक क्वेश्चन समझते हैं, कोबाल्ट 27 3+। तो इसका मतलब कोबाल्ट का नॉर्मल उसका जब हम एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। तो देखो इन सब का तो कुछ काम है नहीं यहाँ पे, हमें आखिरी की दो से मतलब रखना है। तो इन सब वालों को हटाओ, तो हम कोबाल्ट की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिख दो 4s2 3d7। अब देखो कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाए हैं, तो एक यहाँ से हटेगा, 2 यहाँ से हट गए, एक यहाँ से हट जाएगा। ये हो जाएगा 3d6। अब देखो 3d6 को बनाओ, कैसे बनाएंगे? तो देखो डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, पहले सबको एक एक दे दो। ये रूल होता है कि पहले सबको एक एक भरना ज़रूरी है। 5 हो गए, अब एक छठा कर दो नीचे। तो अब देखो इस वाले में तो पेयरिंग हो गई, बाकी इन सब में पेयरिंग नहीं हुई, तो ये कितने अनपेयर्ड है? 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो जब हम इसे इस फॉर्मूले में डालेंगे तो डालो, यहाँ पे लिखो n की वैल्यू 4 है, 4 और 4+2, ठीक है। तो हो जाएगा 4 तो 6, तो इसका आंसर आ जाएगा √24। समझे? ऐसे करना है। अब अगली चीज़ आती है, although Cr2+ and Mn3+ has D4 configuration but Cr2+ reducing and Mn3+ oxidizing। ठीक है, देखो पहले Mn की बात करेंगे। Mn का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 25 होता है ना ये। तो Mn को जब 25 लिखना है तो लास्ट में इसका बस लास्ट वाला लिखूँगा मैं, 4s2 3d5। ठीक। अब इसने कहा कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, Mn3+ बोला है ना उसने, तो 2 तो इससे निकल गया, इससे एक इससे निकल गया, तो यह आ गया 3d4। अब इसका वो बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसमें यहाँ पे एक और आ जाएगा, और अगर यहाँ पे एक और आ गया इलेक्ट्रॉन तो ये वो हो जाएगा अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल। और अनपेयर्ड वाला होता है, मतलब अनपेयर्ड कह रहा हूँ, पार्टली फिल्ड, हाँ ठीक है। हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड वाला बहुत स्टेबल होता है ना, हाफ फिल्ड वाला जो होता है वो स्टेबल होता है। तो अगर ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हो जाएगा स्टेबल। और इलेक्ट्रॉन लेना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यहाँ पे हमें अपने आप को करेगा रिड्यूस। और जिसका होता है रिडक्शन वो होता है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बात हमने प्रूफ कर दी। देखो जो चीज़ रिड्यूस होती है वो अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है वो अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। अब Cr की बात करते हैं। तो Cr का आप पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ। नॉर्मल कितना होता है? 4s1 3d5। अब Cr से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, Cr2+, तो ये बचेगा 3d4। तो देखो इसका ना ऑर्बिटल जैसे ऐसे लगे होते हैं ना, सीरीज़ में ऐसे नहीं लगे होते, इसके लगे होते हैं ऐसे, 3 नीचे 2 ऊपर।
वो कहता है कि पहले नीचे के तीनों भरो, उसके बाद ऊपर जाओगे। पहले नीचे के तीनों भरो फिर ऊपर जाना। तो पहले एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अब डी पे एक और है ना, तो ये और हटा दो, एक और डाल दो। तो वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, तीनों में एक एक रह जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा ये, हाफ फिल्ड। और इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब यानी कि अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की बात कर रहा है। और जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है वो क्या होती है, अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीज़ें प्रूफ हो गई। ठीक, अब आगे आ जाओ। ये जो होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है तो वहाँ पे पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ ही खेल चलता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये अलॉय भी फॉर्म करते हैं। अब देखो अलॉयज़ जो हैं वो ये मोस्टली इन पांचों पे ना बहुत सवाल पूछते हैं, मतलब बहुत, हर साल इन पे सवाल फिक्स ही के है। तो ना आपको ये याद होना ज़रूरी है। अब जैसे देखो ब्रास और ब्रॉन्ज का सबसे सारे पूछते हैं, और इसमें ना कन्फ्यूजन ये होती है। कॉपर तो याद रहता है, जिंक और एसन, जेड और एसन में कन्फ्यूजन होती है। तो देखो ब्रास में ना देखो एस आ रहा है, ब्रास में एस आ रहा है, तो यहाँ पे जेड वाला आ जाएगा, ठीक है। और ब्रॉन्ज में आ रहा है जेड, तो यहाँ पे एस वाला आ जाएगा। तो ये जेड और एस का वो है कि जहाँ पे जेड आएगा वहाँ पे एस आएगा, जहाँ पे एस आएगा वहाँ पे जेड आएगा, ठीक। फिर आता है स्टील। स्टील का होता है आयरन प्लस कार्बन। सोल्डर, सोल्डर का होता है एस एन प्लस पी बी। और जर्मन सिल्वर, मतलब आपको याद करना पड़ेगा। और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे ये पूरा एफ ई का क्रिस्टल है, उसके बीच में कोई छोटा एलिमेंट जैसे कार्बन आ गया, तो इसमें थोड़ी इम्प्योरिटी सी ऐड हो गई ना। लेकिन इस इम्प्योरिटी से क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है, ये नॉन कोरोसिव, मतलब जंग नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी, वो हो जाता है। लेकिन इसकी कंडक्टिव जो होता है ना, कंडक्टेंस वो इक्वल रहती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इससे लगभग हमारा डीएनएस ब्लॉक चैप्टर लगभग 80 से 90% कंप्लीट हो चुका है, ठीक। ये आप अच्छे से कर देना, ओके। चलो बाय बाय।